हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? और साथ ही साथ में दिखाई भी दे रहा हूं। क्या ये दोनों सौभाग्य साथ में प्राप्त हो रहे हैं आप सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। एक और धमाकेदार क्लास। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में बेसिक सी बातें जानी थी। हमने ये समझ लिया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है ना। उसको हमने एक बढ़िया तरीके से स्टिमुलेशन से, एनिमेशन से भी समझा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों होता है। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज और लेनार्ड। सॉरी, हाँ। तो इन दोनों ने मिलकर यह प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया था। क्या होता है कि यहां पर जब भी धारा किसी भी एक धातु पर पड़ती है तो वहां पर एक न्यूनतम आवृत्ति के ऊपर वाली अगर तरंगदैर्घ्य आती है या आवृत्ति की प्रकाश आती है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और यहाँ पे एक फोटो धारा उत्पन्न होगी जो इस परिपथ में बहने लग जाएगी। जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया तो वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा आएगी जिसके आगे आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो धारा नहीं बढ़ने वाली। इसी प्रकार से अगर आपने विपरीत दिशा में वोल्टेज लगाया तो क्या होगा सर? विपरीत दिशा में वोल्टेज लगाया तो विपरीत दिशा में वोल्टेज लगाने के कारण क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन जो है वह रुकने लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे सारे के सारे वो रुकने लग जाएंगे और एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे हमने क्या बोला था? इसे हमने निरोधी विभव कहा था, है ना। तो यह कुछ बेसिक सी बातें हम कर चुके थे। इसमें ग्राफ वगैरह बनाए थे हमने बोला था कि अगर आपने तीव्रता बढ़ाई तो जो संतृप्त धारा है उसका मान बढ़ जाता है लेकिन निरोधी विभव नहीं बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत धारा है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा दूसरा ग्राफ जो हमने बनाया था वो ये बनाया था कि अगर आपने निरोधी विभव या आवृत्ति अलग अलग करी, जिससे आप आवृत्ति बढ़ाओगे निरोधी विभव बढ़ता जाएगा लेकिन संतृप्त धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा? आवृत्ति और मंदक विभव के मध्य ग्राफ जो होगा मेरे प्यारे, आवृत्ति और मंदक विभव के मध्य ग्राफ जो होगा मेरे प्यारे, वो ग्राफ कैसा होगा? वो ग्राफ ऐसा होगा सर कि यहां पर आवृत्ति बढ़ाओगे तो मंदक विभव भी बढ़ेगा, लेकिन एक न्यूनतम आवृत्ति होगी तभी मंदक विभव आएगा। इस आवृत्ति को हमने V0 बोला था या हमने इसे देहली आवृत्ति नाम दिया था। ठीक है, तो यह सारी की सारी बातें हमने कर ली थी, है ना। लेकिन ये कारण हम नहीं समझा पाते, मतलब हम नहीं, लेनार्ड और हर्ट्ज नहीं समझा पाते क्या क्या हुआ था वो हमने देख लिया था। फिर इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि यह तरंग सिद्धांत जो है वह विफल क्यों हो गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और फिर हमारे बीच में आए थे, हाँ, घुंघराले बाल वाले बाबा आइंस्टीन बाबा। तो आइंस्टीन बाबा ने फोटोन को लेकर कुछ बेसिक सी बातें बताई थी जो हमने पढ़ना शुरू कर दी थी। तो फोटोन को लेकर क्या क्या बेसिक सी बातें बताई गई थी वो भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहली बात जो थी फोटोन को लेकर वो थी उसकी ऊर्जा को लेकर। तो फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है hc बटा लैम्डा या h इंटू आवृत्ति। यह जो प्लैंक ने बोला था जो तरंग की ऊर्जा होती है वही ऊर्जा फोटोन की वो दी गई थी। तो यहां पर यह होगा h बराबर हो जाएगा f और E बराबर होगा h इंटू एफ, या ऐसे लिख सकते हैं hc बटा लैम्डा। और इसी फॉर्मूले को हमने लिखा था 1240 अपॉन में लैम्डा नैनोमीटर में, और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी एंगस्ट्रॉम में। साथ ही साथ हमने लिखना सीखा था, इसे आप लिख सकते हो सर 12400 अपॉन में लैम्डा, और ये लिखना पड़ेगा आपको एंगस्ट्रॉम में, ये वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। साथ ही साथ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, और लैम्डा जो होगा वो नैनोमीटर में हो सकता है या एंगस्ट्रॉम में हो सकता है। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? एक नैनोमीटर जो होता है बेटे मेरे प्यारे ये बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर, और यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है? ये 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है ये।
अच्छा, और क्या बात करी थी सर हमने? इसके अलावा हमने और भी कुछ बातें कर ली थी। हमने बोला था कि भैया यहाँ पर अगर ये फोटोन है तो फोटोन की क्वेश्चन को चाल होगी, तो इसकी जो चाल होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से करेगा वह गति, और वह निर्वात में जब रहेगा, अलग माध्यम में जाएगा तो उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार से चाल में परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके द्रव्यमान पे चर्चा करी थी। द्रव्यमान पे बोला था कि जब ये रुक जाता है तो यह चकनाचूर हो जाता है। इसका रेस्ट मास जो होता है वह 0 बोला गया था। रेस्ट मास जो होगा वह 0 बोला गया था। और इसका जब c स्पीड से गति करेगा तो जब ये गतिशील रहेगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा सर जी? तो सर गतिशील रहेगा तो इसका द्रव्यमान निकाला था, ये होगा सर hc/λ, और इसी को बराबर करा था E = mc² के। किसके बराबर करा था? E = mc² को बराबर करा था hc/λ के। तो यहां से एक c कट गया था और हमारे पास बचेगा m बराबर होगा h/λc। चलो, तो ये सब कुछ हम कर चुके थे। चलिए आगे बढ़े। आ गए सभी? मॉड्यूल के क्वेश्चन में अरे पढ़ा तो लेने दे अहद खान। तो इतने दिनों बाद आता है ये लड़का और आते ही रोने लग जाता है। इस ईयर के एडेड टॉपिक बता दीजिए फिजिक्स में। कौन है ये सुंदर बालिका? नाम तो बड़ा सुंदर है, अलीशा। बेचा कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ है फिजिक्स में, है ना? डिलीट ही 2-3 ही हुए, तो ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो तो आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 3 के बाद में पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहती है? तो अब पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे इसका संवेग। क्या लिखेंगे? इसका संवेग। तो संवेग क्या होता है सर? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू चाल, है ना? तो यह द्रव्यमान इंटू चाल से हम यहाँ पे संवेग लिख सकते हैं। तो यह होगा इसका संवेग। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए मगर ध्यान से और प्यार से। ये संवेग है, इसे हम P से बोल रहे हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी शक्ति, वो भी होगा P। हो सकता हम पढ़े इसका प्रेशर, वो भी होगा P, है ना? तो P क्या P सर? संवेग भी P है, पावर या शक्ति भी P है, और इसके साथ ही साथ हम इसमें, है ना, हम इसमें जब दाब की बात करेंगे तो वो भी P होगा। तो 3 चीजें P रहेगी। तो ध्यान से ब्रैकेट में लिख लेना भैया कि कौन सा P किसका P, वरना PP हो जाएगी तुम्हारी। देखो तो यहां पर ये संवेग जो होगा P, तो P बराबर होता है सर द्रव्यमान इंटू C। ओके, यू न्यू दैट। P बराबर होगा mv होगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो यहां पर ये हो जाएगा सर, द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं h/λ इंटू C। C ने C को मार दिया तो हो जाएगा P बराबर होगा h/λ। P बराबर होगा h/λ। यह संवेग का एक और इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्या आ गया? P बराबर होगा h/λ, है ना? ये अभी हम उस फोटोन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें बहुत सारी बातें जानना होगी इसके लिए। अच्छा, क्या नाम है इस बालक का? पिकाचू, है ना? तो पिकाचू लोगों की तो पी हो जाएगी, तेरी तो चू हो जाएगी, है ना? क्या कह रहा है? सर आज आप बहुत मस्त लग रहे हो। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें थोड़े दिन पहले शायद धमकी मिली थी कि हो सकता है कि ये हमारा आखिरी पिकाचू हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि आखिरी मुलाकात हो जाएगी। तो मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये संवेग जो होगा वो h/λ हो जाएगा। अब इसके अलावा, क्योंकि मुझे पता है मैं रोज ही मस्त दिखता हूं, है ना? तो तू यहां पर ध्यान दे ले। ये P बराबर होगा h/λ। ओके सर। अब ये P और ये संवेग था, और जो ऊर्जा लिखी उनके मध्य भी संबंध लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सर? कि E बराबर है hc/λ, और अभी मैंने बोला कि h/λ जो है वो P है। तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा P इंटू C। PC, EPC, E बराबर हो जाएगा PC, है ना? या हम चाहे
तो यहां से E बटा C जो होगा वह P के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यह भी एक और इंपॉर्टेंट सा संबंध है ना। एक आज क्लास खत्म करने के बाद में सब एक शीट बनाएंगे और उस शीट के ऊपर ये जीतने जीतने डब्बे डब्बे बने, ऐसे के ऐसे डब्बे बनाकर फॉर्मूले लिख लेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये सभी। हाँ भाई, ये वाला फॉर्मूला आप चाहते तो ऐसा भी समझ सकते थे, E बराबर होता है MC स्क्वायर, है ना। देखो इसको ऐसा भी समझ सकते थे, E बराबर होता है सर MC स्क्वायर, ठीक है। और ये M इंटू सी तो संवेग है सर, तो मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता था, जैसे P बराबर हो जाएगा, E बराबर होगा P इंटू सी। ये भी एक ही बात है, इससे भी हम याद चीज डिराइव कर सकते थे, ठीक है। चल ओके, हाँ भाई, क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? आगे बढ़े पॉइंट नंबर 5 की तरफ। संवेग 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 संवेग। चल पॉइंट नंबर 5 में अब हम बात करेंगे। देखो क्या होगा कि अगर मेरे पास संवेग, देखो मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूं, है ना। मैं ये जानना चाहता हूं ये फोटोन कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है, क्या कर सकता है। तो मुझे जो सब कुछ आता है वो सब कुछ बातें इसके बारे में पता कर लूंगा, तो मैं फिर सब कुछ पता कर सकता हूं। मतलब कि मुझे अगर कोई भी एक कण है तो उसके बारे में अगर आप देखो तो ये क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग का पहला चैप्टर पढ़ा कि उसकी चाल क्या हो सकती है, उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, इसका त्वरण तो है नहीं। फिर मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ा संवेग क्या हो सकता है। अब संवेग पता चल गया तो अब मैं उसका बल निकाल पाऊंगा, बल पता चल गया तो फिर मैं बल बटा क्षेत्रफल करके दाब निकाल पाऊंगा। फिर उसके बाद में वो कितना दाब लगाएगा ये पता चल गया। फिर उसके बाद में अगर ऊर्जा भी, फिर मैंने ऊर्जा भी निकाल ली, मैंने कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ा, ऊर्जा निकाल ली तो फिर मैं अब उसकी शक्ति भी निकाल पाऊंगा, है ना। तो यही बातें हम छोटी छोटी सी पढ़ते रहेंगे। चलिए, हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे अगला P शक्ति, है ना। क्या लिखेंगे? शक्ति। शक्ति अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। शक्ति भी P से ही चिन्हित होगी। शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति क्या होता है सर? शक्ति, अच्छा अब देखिए, शक्ति होता है ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा बटा समय। अच्छा, तो एक फोटोन के लिए अगर हम चाहे तो हमें पता है सर, एक फोटोन की जो ऊर्जा है वह E बराबर है hc बटा लैम्डा, या वो है h इंटू आवृत्ति के। तो मैं यहां पे चाहूं तो P शक्ति को लिख सकता हूं h इंटू आवृत्ति बटे में t, या hc बटे में लैम्डा इंटू टी। ये वाले फॉर्मूले काम के नहीं है, अभी हम नया फॉर्मूला बना रहे हैं इस पर। अच्छा, अब यहां पर ये क्या एक फोटोन के लिए, तो अब क्या मेरे पास केवल एक फोटोन आएगा क्या यार कहीं पर? ये कैसी बात हुई सर? अकेला फोटोन सर, अकेला फोटोन कहां से लाओगे सर ये, है ना। और अकेला फोटोन तो कुछ कर नहीं पाएगा। एक कहीं पर लाइट है या कहीं पर स्रोत है तो वहां से एक फोटोन थोड़ा निकलेगा सर, वहां से तो बहुत सारे फोटोन निकलेंगे, है ना। वहां से तो बहुत सारे फोटोन निकलेंगे। अच्छा सर, तो कितने फोटोन? तो मैंने बोला कहीं से यदि n फोटोन निकल रहे हैं तो n फोटोन के लिए, कैपिटल N फोटोन के लिए, कैपिटल फोटोन के लिए ऊर्जा क्या लिखी जाएगी? ये लिखेगी n इंटू hc बटा लैम्डा, या n इंटू hf। अच्छा सर, तो शक्ति क्या हो जाएगी n फोटोन के लिए? तो शक्ति हो जाएगी सर n hc बटे में लैम्डा इंटू टी, या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं n hf बटे में टी, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं। अभी भी ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं बना है। अब बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि यदि मैंने बोला कि n फोटॉन्स तो थे, फिर मैंने बोला कि यदि स्मॉल n जो है, स्मॉल n वो है फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड क्या है? स्मॉल n है, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड। तो फोटोन की संख्या प्रति सेकंड अगर यह स्मॉल n है तो हम लिख सकते हैं सर P बराबर, देखो
अच्छा, ये हो जाएगा स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बटे में टी, है ना। फोटोन की संख्या क्या है, स्मॉल एन क्या, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड। तो कैपिटल एन टोटल फोटोन डिवाइडेड बाय टी, ये हमने वैसे ही है जैसे हमने कहा था ना फेरो की संख्या इकाई लंबाई में, तो वैसे ही फोटोन की संख्या इकाई समय में। तो यहां पर हो जाएगा कुल मिला के पी बराबर हो जाएगा एन एच सी बटे में लैम्डा, या मैं से लिख सकता हूं पी बराबर हो जाएगा एन एच एफ। ये जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने। क्यों सर, वाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस? सी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हमें यह पता होता है कि हमारे पास जो बल्ब है, अब ध्यान समझना, मेरे पास अगर कोई एक बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब कि एक वर्णीय प्रकाश, सोडियम लैंप, पिछले कुछ समय से हम इसी बातें करते आ रहे कि एक ऐसा स्रोत भी संभव है जैसे हमारे पास जो नॉर्मल लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, उसमें से एक तरंग दैर्ध्य नहीं, उसमें अनेकों तरंग दैर्ध्य का प्रकाश बाहर आ रहा है, व्हाइट लाइट है वो, तो है ना। लेकिन क्या होगा कि यहां पर अगर हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जिसमें एक वर्णीय प्रकाश होता है, मतलब कि सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट आती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि उसकी शक्ति जो होगी, शक्ति इनटू लैम्डा बटे में एच सी बराबर होगा स्मॉल एन के। मतलब उससे प्रति सेकंड कितने फोटोन रिलीज हो रहे हैं उसकी संख्या जो होगी वो होगी पी लैम्डा बटे में एच सी नीट पी वाई क्यू। 2 साल पहले पूछा गया डायरेक्ट सवाल, पी दे दिया, लैम्डा दे दिया, एच दे दिया, सी दे दिया और प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछ रही। डायरेक्ट सवाल, ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का सवाल इसमें क्या आ सकता है? दूसरे प्रकार का सवाल इसमें हम यह समझ सकते हैं कि यहां पर P इंटू लैम्डा, है ना, या N जो होगा वो समानुपाती है P इंटू लैम्डा के, P इंटू लैम्डा के। इसका मतलब क्या? अच्छा सर ये क्या है? H इंटू सी, एच सी तो कांस्टेंट होता है, H की वजह 6.67 इंटू 6.64 इंटू -34 हो जाएगी, C की वैल्यू भी कांस्टेंट होती। तो मैं क्या बदल सकती है? बल्ब की शक्ति बदल सकती है सर अपन, और बल्ब का लैम्डा बदल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चल कि हमारे पास 2 बल्ब है। अब ध्यान समझे, इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है ना, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से। क्या सर, क्या एग्जाम्पल से समझेंगे? मान के चल मेरे पास बालक 2 बल्ब है, यह है लाल कलर का बल्ब और यह है वॉयलेट रंग का बल्ब, है ना। अब ये दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? क्या ये दिखाई दे रहे हैं? 2 बल्ब है, क्या है? अरे बोलो, ये है लाल रंग का, ये है वॉयलेट रंग का। क्या ये यू सी नेकेड आई? वेरी गुड। देखो तो यहां पर रेड रंग का बल्ब हमें बोला कि सेम शक्ति, सेम पावर, इन दोनों की सेम पावर। तो अब आपको बताना है प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या किसमें ज्यादा होगी? ये रेड बल्ब है, ये वॉयलेट बल्ब है। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या किसमें ज्यादा होगी? बताओ भाई। सेम पावर के 2 बल्ब, 20-20 वॉट के 2 बल्ब है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या किसमें ज्यादा होगी? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या किसमें ज्यादा होगी रे बाबा? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या किसमें ज्यादा होगी रे बाबा? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या स्मॉल n किसमें ज्यादा होगी? तो सर आई सी, यू सी, वी सी, क्या सी? देखो सर पावर तो दोनों में सेम है, मतलब जिसका लैम्बडा ज्यादा उसमें ज्यादा फोटोन निकलेंगे। मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ पर रेड का लैम्बडा ज्यादा होता है वायलेट रंग से, तो यहाँ पर फोटोन की संख्या प्रति सेकंड जो होगी वो रेड रंग में ज्यादा होगी और वॉयलेट रंग में कम होगी। क्या ऐसी छुटकू सी बातें कर पाओगे आप लोग कि मेरे को दे दिए 2 बल्ब, मेरे को दे दिए
दो बल्ब है ना, तो लाल रंग का बल्ब है ना, समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो कि हम लाल रंग को देखकर इतने सर प्यार में क्यों आ जाते हैं सर इतना इतना प्यार भरा रंग क्यों है लाल रंग? क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर समान शक्ति है, मान के चलो अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग कहीं से निकल रहे, उत्सर्जित हो रहे, समान शक्ति के होंगे, तो सर लाल रंग के पास फोटोन ज्यादा होंगे। मतलब हमारी आंखों पर लाल रंग से फोटोन ज्यादा गिरेंगे सर, या लाल रंग के हमारे पास जो फोटोन आएंगे वो लाल रंग के ज्यादा नंबर होगा। मतलब कि सर हमारी आंखों पर लाल रंग ज्यादा दिखता है ना। हाँ, ये लोकेश राहुल एक नंबर बढ़िया आदमी है ना। ये बोला सर ये होता है खतरे का निशान। बिल्कुल सही बात बेटा, है ना। लाल रंग हमेशा खतरे का निशान होता है, ध्यान रखना। चाहे वो लिपस्टिक का रंग हो या लाल सिग्नल हो, दोनों बात बराबर ही है, खतरा खतरा ही होता है। देखो भाई, है ना, या लाल रंग का झंडा कहीं लहराया जा रहा हो। देखो अब इसमें और कैसे सवाल आ सकते हैं। अब ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमारे पास यदि उत्सर्जित, और एग्जाम्पल करवा देता हूं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। मान के चलो हमारे पास फिर से दो रंग है, फिर से दो रंग। आप देखो इसमें बस कुछ नहीं है, इन तीनों के साथ आपके साथ खेला जाएगा, है ना। क्या होगा? इन तीनों के साथ खेला जाएगा। कैसे खेला जाएगा सर? देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मान के चलो फिर से बोला कि हमारे पास यही दो बल्ब हैं, यही दो बल्ब हैं, यही है, यही है, यही है दो बल्ब, ये बल्ब है इस दुनिया में। देखो दो बल्ब है। अब बोला कि इनमें उत्सर्जित फोटोन की संख्या समान है। यदि n समान है, n समान है, तब कौन से बल्ब की शक्ति ज्यादा होगी? कौन से बल्ब की शक्ति ज्यादा होगी? रोज से भी खतरा है सर। रोज से खतरा तो पता नहीं बेटा, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, वरना तुझे रोज का तो पता नहीं, लेकिन रोज खतरा जरूर रहेगा जिंदगी में ना। तो रोज तो कभी कभी हो सकता है कहीं तुम्हें मिले, लेकिन रोज खतरा जरूर बना रहेगा। कहीं मिले मतलब कोई देगा नहीं तुम्हें, है ना। कहीं तुम्हें गिरा हुआ रोड पे पड़ा हुआ मिल जाए, या फूल की दुकान पे मिल जाए, या कहीं पार्क में घूमो तो वहां मिल जाए, खुश ना हो ज्यादा। सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट। चलो जल्दी बताओ, यदि समान होगा तब क्या होगा? तो सर इन दोनों में एन सेम सेम, यस सर एन सेम सेम, ओके। तो अब मुझे पता है सर लैम्डा रेड का ज्यादा होती सर लैम्डा वॉलेट से, तो सर जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी शक्ति कम होनी चाहिए। कितनों का सही था? क्यों? क्योंकि सर यहां पर एन, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है सर समान दिया हुआ है, मतलब कि प्रति सेकंड फोटोन समान उत्सर्जित हो रहे हैं। तो यहां पर सर जिसके लिए पावर, जिसके लिए लैम्डा ज्यादा, उसके लिए पावर कम हो जाएगी। तो ऐसे ही घुमाकर छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातें करते हैं। अच्छा, कहां तक पहुंची हमारी बातें? अभी हमने ये पॉइंट नंबर 5 को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया। लिसन टू मी केयरफुली। पॉइंट नंबर 5 को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि नीट का फेवरेट है। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं अभी तक, शक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड फेवरेट आता है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे फेवरेट यही फॉर्मूला है, यही है, यही है, यही है वो फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना होगा सर? अब इसके साथ ही साथ इसको दे दिया एक स्टार। हाँ, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम इसी में। अब हम क्या बोलेंगे कि शक्ति तो सर आ गई हमारे पास, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, अब हम बोलेंगे तीव्रता क्या होगी सर जी? तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता कैसे निकालेंगे इसमें? तीव्रता होती क्या है? तीव्रता क्या होती है? तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी, आई तीव्रता। तीव्रता होता है ऊर्जा, यहीं ऊपर लिख देते हैं, ऊर्जा प्रति सेकंड
ऊर्जा प्रति सेकंड इंटू क्षेत्रफल। मतलब एक सेकंड में एक इकाई क्षेत्रफल पर कितने फोटोन, ये कितनी ऊर्जा आ रही है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम तीव्रता बोलेंगे, उसे हम तीव्रता बोलेंगे। अच्छा, तो यहां पर अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तीव्रता को। तो तीव्रता है ऊर्जा प्रति सेकंड, तो इसे हम बोलते हैं शक्ति। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, शक्ति बटे में क्षेत्रफल, शक्ति बटे में क्षेत्रफल। बिल्कुल सर, आप है शक्तिमान, आप लिख सकते आई को शक्ति बटा क्षेत्रफल। तो यहां पर तीव्रता जो होगी वो क्या है, शक्ति। ओहो, वेरी चालाक सर, वेरी गुड। एन एच सी बटे में लैम्डा इंटू एरिया, बन गया फॉर्मूला, है ना। वैसे इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला बहुत कम पूछा जाएगा, अभी मैं बताऊंगा क्या पूछा जाएगा। इंटेंसिटी का एक और संबंध पूछा जाएगा, तो लेकिन अभी के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। या चाहे तो हम लिख सकते हैं एन एच एफ बटे में एरिया। चल, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 हम चलेंगे साथ। अच्छा, अब हमने अभी बात करी थी बल की, सॉरी संवेग की, तो संवेग के साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं बल की। तो बल क्या होगा, बल क्या होता है सर? बल होता है सर संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग में परिवर्तन बटा समय। अच्छा, अब यहां पर दो कहानियां अलग होगी, क्या दो या दो से ज्यादा कहानियां भी बन सकती है। यहां पर क्या हो सकता है कि अब अगर देख बल लगाएगा तो देख, मैं किसी फोटोन की तीव्रता से बोल सकता कि अच्छा से कितनी ऊर्जा आ रही है प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल में, संवेग उसका खुद का निर्धारित कर सकता हूं। लेकिन बल कैसे निर्धारित करूंगा? बल होता है संवेग में परिवर्तन। तो हमें पता है सर संवेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है ना, दो बातें बन सकती है इसमें कि सर अगर मान के चलो आपका जो फोटोन था वो आया और वो फुसड्डी निकल गया, जाके टकरा कर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बोले बस इतनी ही हमारी जिंदगी थी, यहां से जाके टकरा के खत्म हो गया। मतलब कि ये जाके टकराया और ये सतह ने से अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। तो अगर यहां पर अवशोषण हो जाता है, अच्छा मैं यहां पर भी एक दो फॉर्मूले लिख दूंगा और फिर अवशोषण के और परावर्तन के अलग अलग फॉर्मूले बना दूंगा ना। तो अवशोषण में क्या होगा, यही वाला शायद है ना। तो अगर यहां पर पूर्ण अवशोषण हो जाता है, मतलब क्या होगा कि सर यहां पर जितना गिरा वह पूरा का पूरा उस सतह पर जाकर टकरा कर रह गया, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मान के चलो यहां पर मेरे पास कुछ फोटोन आए और फोटोन आके टकराए और टकराकर वो वैसे के वैसे निकल गए, मतलब परावर्तन हो रहा है। अच्छा, इसमें लिखते हैं पूर्ण परावर्तन और पूर्ण अवशोषण, पूर्ण अवशोषण पूर्ण परावर्तन, पूर्ण परावर्तन मतलब जैसे जैसे आए टकरा कर चले गए। अब मुझे लगता है कि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर अगर पूर्ण अवशोषण हो रहा है, सर ये पूर्ण अवशोषण टक्कर जैसा है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। और पूर्ण अवशोषण कैसे हो सकता है हमें भी पता है सर। अगर हमारे पास अगर मान के चलो यहाँ पे सामने काला रंग है, अच्छा तुम्हें ये बातें तो समझ में आती है कि अगर मान के चलो कि आपको कहीं पर कोई रंग दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ भाई जल्दी बोलेंगे कि आपको कोई भी रंग दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है सर हम देख सकते हैं, हमारे पास आंखें है सर तो दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक्चुअल में कहानी है कि अगर मान के चलो आपको कोई भी रंग, या जैसे आपको दिख रहा है डाउट नट, तो ये थोड़ा ऑरेंज सा है, वैसे थोड़ा सा पुराना सा हो गया है ना। वैसे ही चिंता ना करो, ये अगर आपको ये रंग देखकर लगता है कि सर आपका ये टी शर्ट पे रंग पुराना है, तो ये ऐसा चक्कर नहीं है ना। टी शर्ट पुरानी नहीं है, हमारे पास जितनी टी शर्ट है उन सब में सबसे नई टी शर्ट यही है। लेकिन वो ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें नहीं खरीद कर लाओ तो भी सेकंड हैंड ही लगती है,
कुछ चीजें नई खरीद कर लाओ तब भी वो सेकंड हैंड ही लगती है, पहली बार पहनो तब लगता है ये तो सेकंड हैंड लिया है क्या। हाँ, तो हमारे यहाँ भी ये डाउटनेट की टी शर्ट जो छपी थी, इसमें वो जो छापने वाले भैया थे उनने रंग जो है वो थोड़ा सा मतलब उनको ब्राइट करना था, समझ ना, लाइट ऑरेंज आना, उन्होंने डार्क ऑरेंज कर दिया, तो देखते ही ऐसा लगता है कि सेकंड हैंड टी शर्ट पहनी हुई है ना। बगल वाली कोचिंग से लेकर आ गया, उस पर डाउटनेट छपवा दिया। तो ये अगर यहां पर ऑरेंज रंग आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर व्हाइट लाइट, यहां से सब जगह से व्हाइट लाइट आ रही है, टकराई टकराई टकराई, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी चीजें सहन कर रहा हूं, मेरे ऊपर इतने सारे फोटोन आकर गिर रहे हैं, इतने सारे करोड़ों अरबों की संख्या में फोटोन आकर गिर रहे हैं, और मैं यहां पर तब भी खड़ा हूं। और क्या हो रहा है, ये सारे फोटोन आकर गिरते हैं। अगर ये जो रंग काला दिखाई दे रहा है आपको, तो काला इज नॉट अ रंग, काला इज नो रंग। ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या होता है, कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। तो ये काला है, घड़ी काली दिखाई दे रही है, बाल काले दिखाई दे रहे हैं सर। तो इस सब का मतलब क्या है, इस सब का मतलब कि यहां जहां पे लाइट दिखाई दे रही थी, लाइट आई थी, वो पूर्ण रूप से अवशोषित हो गई है, सब कुछ अवशोषित कर लिया, तो वहां पे काला दिखाई दे रहा है तुझे, है ना। अगर इसी प्रकार से सर ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये सफेद दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो लाइट गिरी उसमें से ये जो ये वाला जो व्हाइट है वो सब जितनी आई थी वो पूरी की पूरी गई, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, पूरी की पूरी परावर्तित हो गई। तो पूरी की पूरी परावर्तित हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें पूर्ण परावर्तन हो गया, तभी वो रंग तुम्हें सफेद दिखाई दे रहा है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर्स। अगर आपसे कल को कोई पूछता है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो जस्ट से ब्लैक इज माई फेवरेट कलर। क्यों, क्योंकि ये जो सवाल पूछ रहा है उसे फिजिक्स तो आती नहीं है ना, तो कोई लोड वाली बात नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन तुम कह बहुत कुछ जाओगे। क्या सर, कि अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सो अगर मैंने बोला माय फेवरेट कलर इज व्हाइट, तो मतलब मेरा फेवरेट कलर सब कुछ है इस दुनिया में, सब कुछ है मेरा फेवरेट इस दुनिया में, है ना। जो जहां जैसा मिल जाए वही मेरा फेवरेट बन जाता है सर। तो यहां पर ये क्या है, ये हमारे पास व्हाइट लाइट, मतलब क्या होगा कि लाइट आई और यहां पर से सारी की सारी लाइट वापस चलेगी, तो तुम्हें व्हाइट दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये ब्लैक है, मतलब यहां पर जितनी लाइट है पूरी की पूरी अंदर चलेगी, कोई परावर्तन नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर मान के चलो इसके अंदर, है ना, हमने देखा कि सर माय फेवरेट कलर इज पिंक, चल ठीक है, यहाँ पे पिंक कलर नहीं है, ग्रीन सी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता है कुछ बालिकाएं बहुत दुखी हो गई, सर मैं फिर सर पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए, कोई बात नहीं, अभी हरे रंग से काम चला लो। तो यहां पर हरा रंग क्यों डाला इसमें सर आपने, तो यहां पर ये जो लाइट आई है ये मैंने हरा रंग नहीं डाला इस पे, है ना। क्या हुआ, यहां पर जो व्हाइट लाइट आई उसमें से हरे रंग को छोड़ के सारा का सारा अवशोषण हो गया, केवल हरा रंग वापस आया, हरा रंग वापस आया, ठीक है। तो एक ऐश्वर्या राय का गाना है ना, हे खुदा, नहीं खुदा नहीं बोलती, मार डाला अल्लाह मार डाला, ये हरा रंग क्यों डाला, तो ये हरा रंग डाला नहीं, नादान, फिजिक्स कमजोर, समझ नहीं पाई। एक्चुअली हरा रंग नहीं डाला, वहां सारे रंग डाले थे, जिसमें से सारे रंग अवशोषित हो गए, हरा रंग वापस चले गया। तो गाना जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, गाना ऐसा होना चाहिए कि ये हरा रंग क्यों परावर्तित कर डाला, क्योंकि यहां पर ये जितना रंग आया तो उसमें से हरा रंग जो है वह वापस चले गया, तो यहां से हरा रंग क्यों परिवर्तित कर डाला। तो ये इस कहानी में से हरा रंग, वैसे ऑरेंज रंग क्या होगा, ऑरेंज रंग में क्या, अच्छा वो माधुरी दीक्षित थी, पता नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। तो ये ऑरेंज रंग में भी क्या हो रहा है कि यहां पर लाइट आई, ऑरेंज रंग वाली रिफ्लेक्ट होगी, बाकी सारी अवशोषित होगी। यही वजह भी है ना, यही वजह भी कि अगर आप लोग जैसे बोलते हैं ना कि यार गर्मी के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनते या कम पहनो, क्योंकि गर्मी के दिनों में काले कपड़े पहनोगे तो ज्यादा गर्मी होगी। क्यों, क्योंकि आप
धूप में निकले काले रंग के कपड़े पहनकर और सूरज भैया को चैलेंज दे रहे हो कि गर्मी है, गर्मी करके दिखाओ, तो बस तुम खुद ही बंदूक लेकर या खुद ही एटम बम लेकर अपनी जेब में घूम रहे हो, तो फटेगा तो सही ना। खुद ही कुल्हाड़ी ढंग से नहीं चलाओगे तो अपने ही पैर पे गिरेगी तो सही। तो यहां पर क्या हुआ, तुम मूर्ख आदमी है ना, धूप में तुम भरी गर्मी में काला टी शर्ट पहन के चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइट थी वो सब तुम्हारे ऊपर गिर रही है और सब की सब अवशोषित हो रही है, तो गर्मी होगी सी। ठीक है, अच्छा हाय गर्मी, रुक जा बेटा ना, पढ़ाई लिखा पे ध्यान दे ले, हाय ठंडी कर अभी तो यहां पर ये, और इसीलिए देखा भी होगा ज्यादातर गर्मी के सीजन में लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं ना, जैसे पिंक, व्हाइट या लाइट कलर में जो भी अवेलेबल होता है। और ठंड के दिनों में उल्टा हो जाता है ना, ठंड के दिनों में काले कपड़े वगैरह, जिससे तुमने देखोगे जितने भी जैकेट स्वेटर वगैरह जो आते हैं वो सब डार्क रंग में ज्यादा होते हैं, डार्क रंग में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट उस पर गिरेगी, डार्क रंग होगा तो उतना ज्यादा अवशोषण होगा उसमें से। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए रंग को लेकर। तो यहां पर वही वाली बात हो रही कि अगर यहां पे फोटोन आके गिरा, तो फोटोन आके गिरा तो इसमें अवशोषण हो गया पूर्ण रूप से, मतलब कि ये अंदर चले गया। परावर्तन मतलब गया, टकराकर वापस आ गया। तो किस कंडीशन में ज्यादा बल लगेगा? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि इसमें बल जो लगेगा वह बल लगेगा सर, अच्छा संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है? तो संवेग जो होगा वो होगा h बटा लैम्डा, या हम संवेग को है ना m/c लिख सकते हैं। तो अभी तो हम h बटा लैम्डा वाला फॉर्मूला ही करेंगे, लेकिन अब h बटा यहां पर h बटा लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है ना, यहां पर h बटा लैम्डा वाला फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूले में क्या होगा, उस फॉर्मूले में क्या होगा, वहां पर सर ये जो संवेग है वो एक फोटोन के लिए है, एक फोटोन के लिए। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये जो संवेग है वो एक फोटोन के लिए है। तो बल यदि मेरे पास n फोटोन है तो मैं लिखूंगा n इंटू h बटा लैम्डा बटे में t। कितनों को समझ में आ गया ये? क्या हुआ, कितनों को समझ में आ गया ये कि यहां पर ये होगा n h बटा लैम्डा। h बटा लैम्डा मतलब क्या हो गया सर, ये संवेग हो गया इंटू n कर दिया, तो यहाँ पे टोटल फोटोन की संख्या बटे में टाइम कर दिया। अच्छा, इसे मैं स्मॉल n बोल देता हूं, इसे तो अभी मैं स्मॉल n बोल रहा था। तो f का मान जो आ जाएगा वो स्मॉल n h बटा लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। इसी प्रकार से यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं f बराबर हो जाएगा 2nh बटा लैम्डा। ओए होए होए हुई 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 हुई, कैसे आ गया सर जी, ये कैसे आ गया? ये हमें पता है पूर्ण परावर्तन होगा तो जितना आके टकराएगा तो संवेग में परिवर्तन दुगना हो जाएगा, आके टकराकर चलेगा तो बल दुगना लगाएगा। अच्छा, अब अगर मान के चलो इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि इसमें कुछ अवशोषण हो रहा है, कुछ परावर्तन हो रहा है, तो क्या करेंगे? जितना अवशोषण हो रहा है, मतलब मान के चलो आपको बोला कि 2/3 अवशोषण हो रहा है ना, एग्जाम्पल के लिए आपको बोला 2/3 अवशोषण हो रहा है, ये हटा रहा हूं यार दोनों गोले, है ना। आपको बोला एग्जाम्पल के लिए आपको बोला कि 2/3 अवशोषण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 अवशोषण हो रहा है। तो अगर 2/3 अवशोषण होता है, इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका तात्पर्य है कि इसमें का इसका 2/3 तो परावर्तन का 1/3 हो गया, तो वहां पर मैं बल लिखूंगा वो हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना आप, वहां पर मैं लिखूंगा सर 2/3 NH बटा लैम्डा प्लस 1/3 इंटू 2NH बटा लैम्डा। कितनों को ये बातें चमकी, है ना? ये किसके लिए लिखा है? यह अवशोषण के लिए लिखा है, अवशोषण के लिए लिखा है, और यह जो होगा वह परावर्तन के लिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर कितना भाग में परावर्तन होगा, कितने भाग का अवशोषण होगा। तो सर अगर 2/3 का मैं बोल रहा हूं कि अवशोषण हो रहा है, तो 1/3 का परावर्तन होगा। अरे बोलो प्यारे, क्या ये समझ में आया?
एक्स मान लो, हाँ एक्स भी मानकर कर सकते हो, एक्स मानकर, या बहुत जगह पर इसे सिग्मा मानकर भी बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं, यदि सिग्मा हिस्सा, यदि सिग्मा अवशोषित हो रहा है, सिग्मा भाग अवशोषित हो रहा है, अवशोषित होता है, सिग्मा भाग अवशोषित होता है, सिग्मा भाग अवशोषित होता है। तो यदि सिग्मा भाग अवशोषित होता है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि F बराबर होगा सिग्मा NH बटा लैम्डा प्लस 1 माइनस सिग्मा, ये परावर्तन वाला भाग होगा 2NH बटे में लैम्डा। क्या ये कहानी समझ में आ गई सभी को? कितना भाग होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। चलिए अब ये बल की बात होगी, बल के साथ ही साथ अब हम बोलेंगे अगली बात, पॉइंट नंबर 7 के बाद में लिखूंगा, लिख रहा हूं मैं पॉइंट नंबर 8, मैं लिख रहा हूं दाब। तो दाब क्या होगा सर? दाब भी P होगा, ये होगा बल बटे में एरिया। क्या हो जाएगा? बल बटे में एरिया। तो यहां पर दाब कितना आ गया, मैं दाब ये वाला रंग जो है उसी रंग से दाब लिख रहा हूं यहां पर। तो सॉरी, यहां पर दाब कितना बनेगा सर? यहां पर दाब कितना आ जाएगा सर? दाब आएगा, दाब P बराबर आएगा, दाब इज सर P इज द, व्हाट इज द दाब इज द सर, दाब है बल बटे में एरिया। तो अच्छा ये रहा सर बल, NH बटे में लैम्डा बटे में एरिया। यहां पर हो जाएगा P NH बटे में 2NH बटे में लैम्डा इंटू एरिया। क्लियर है? और इसके बाद में हम यहां पर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्या डेवलप कर सकते हैं इसका फॉर्मूला? क्या डेवलप कर सकते हैं इसका फॉर्मूला? देखिए, तो अब यहां पर अभी हमने एक इंटेंसिटी वाली बात भी पढ़ी थी, इंटेंसिटी या तीव्रता वाली बात भी पढ़ी थी। तीव्रता का फॉर्मूला देखो जरा, क्या लिखा था हमने? तीव्रता का फॉर्मूला देखो क्या लिखा था जरा हमने? तीव्रता का फॉर्मूला देखो जरा क्या लिखा था? चलिए, हाँ भाई, तो ये तीव्रता अगर आप देखो तो ये था NHC बटे में लैम्डा इंटू एरिया। अच्छा सर, अब यहां पे दाब क्या है? NH बटे में लैम्डा इंटू, अरे सर वेरी सेम टू सेम, वेरी सेम टू सेम। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर हम चाहे तो इसमें से देखो I, अगर मैं NH बटे में लैम्डा इंटू एरिया C से डिवाइड कर दूं तो यहां पे I बटा C बन जाएगा, और I बटा C हो जाएगा वो NH बटे में लैम्डा इंटू एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I बटा C, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2I बटा C। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नीट वाला पूछेंगे बहुत बार, फेवरेट फॉर्मूला है ना, ये नहीं ये वाला 2I बाई सी, 2I बाई सी, 2I बाई सी। क्या पूछेगा सर वो बार अनेकों बार कि यार ये जो दाब है और जो तीव्रता है उसमें क्या संबंध होता है? तो दाब बराबर होता है I बटा सी, और पूर्ण परावर्तन हो रहा है तो 2I बटा सी। कुछ अवशोषण कुछ परावर्तन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि इस कंडीशन में दाब बराबर हो जाएगा सर सिग्मा I बटे सी प्लस 1 माइनस सिग्मा इंटू 2I बटे में सी, 2I बटे में सी। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बात समझ में। हाँ भाई, तो ये जितनी बातें 8 बातें मैंने आपको बताई है, किसके बारे में थी ये 8 बातें? ये 8 बातें थी फोटोन की कहानी के, है ना। फोटोन की कहानी हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब हम जाते हैं आइंस्टीन के पास। क्लियर है ना? हाँ,
इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो, बाकी एक बार मैं फटाफट बता देता हूं फिर से। ये ऊर्जा थी, यहाँ पे ये द्रव्यमान लिखा था, h बटा लैम्डा हमने संवेग लिखा था, फिर ऊर्जा को pc लिखा था, फिर उसके बाद में हमने देखा कि सर शक्ति इंपॉर्टेंट, ऊर्जा बटे में समय, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि p बराबर होता है nhc बटे में लैम्डा, शक्ति इकाई समय में कितने फोटोन की संख्या है, ये होगा hc बटे में लैम्डा, p बराबर nhc बटे में लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। इसके अलावा तीव्रता का n hc बटे में लैम्डा बटे में एरिया, दाब बल, ठीक है, दाब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पूर्ण परावर्तन हो रहा है तो 2I/c और पूर्ण अवशोषण हो रहा है तो I/c होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलो, मोइन खान बेटा मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ ना कुछ कमेंट करो और तुम्हारा काम हो चुका है, मामला सेट, टाटा बाय बाय, फिनिश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारी कहानी थी ये फोटोन की कहानी थी, तो अब हम जाते हैं आइंस्टीन के पास, है ना। अब आइंस्टीन से हमने मुलाकात करी, आइंस्टीन को बोला कि अब हम पढ़कर आ गए फोटोन की कहानी। तो पहले आइंस्टीन ने बोला कि तुम नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो इसके लिए हमने सीख लिया फोटोन क्या क्या हो सकता था, फोटोन की क्या क्या बातें होगी, ठीक है। लेकिन अब हमें एक और बातें करनी है। अब हमें यह समझना है कि जो फोटोन है उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या प्रभाव डाला, क्या परिवर्तन किया, और उससे चीजें एक्सप्लेन कैसे हो गई, है ना। उससे चीजें एक्सप्लेन कैसे, मतलब कैसे समझा दिया गया कि अच्छा यहां पर क्या हो रहा था। अब जो तरंग नहीं समझा पाई वो फोटोन कैसे समझा पाया। तो अब वही कहानी को अब हमें पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या कैसे करी गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली गई। तो उससे समझने से पहले हमें क्या पढ़ना था, उसको समझने से पहले हमें यह बात पता करनी थी कि हमारे पास फोटोन क्या होता है। अब हम फोटोन समझकर आ चुके हैं, अब हम आगे की पूरी कहानी समझने वाले हैं, ठीक है ना। बेटा ये कौन है, मैंने कितनी बार बता दिया, C बराबर होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकता है ना C बटा लैम्डा, ठीक है। चल, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, कुछ पॉइंट्स में और भी बोल बोल के आपको करवाऊंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अनुसार धात्विक प्लेट की सतह प्रकाश उत्सर्जन को फोटोनों के रूप में अवशोषित करती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्लेट जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, वहां से हम ऐसा बोलेंगे कि एक्चुअल में वहां पे तरंग नहीं गिर रही है, वहां पे क्या गिर रही है, फोटोन। फोटोन क्या है, आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पर फोटोन जो है वो छोटे छोटे से जो होली के समय पे पानी के गुब्बारे भर लिए जाते हैं, तो जो छोटे छोटे से गुब्बारे वही फोटोन है, वही क्या है, फोटोन है। अगर एक पानी का गुब्बारा कहीं पर गिरा तो वो जो कहानी कर सकता है वो सारी बातें फोटोन करेगा, है ना। तो एक एक करके ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हम यहां पर इसमें और क्या क्या व्याख्या की गई, क्या क्या फॉर्मूले बने, क्यों बने, वो सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरी की पूरी कहानी अपने शब्दों में मेरी जुबानी सुना देता हूं। देखो क्या होता है, यहां पर है कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां पर है कुछ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भागना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहते जिंदगी में। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है। अब देख क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अब ये मेरे पास एक धातु है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की जस्ट सतह पर बैठे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े नीचे बैठे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन और नीचे बैठे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक के पास बैठे होंगे, है ना, बिल्कुल ममास बॉय बनके कि नहीं हमारी मम्मा जो बोलेगी हम वही करेंगे, तूने ऐसा बोला, रुक जा मैं अपनी मम्मी को बता कर आता हूँ, मम्मी ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये भागने की बातें कर रहा है। तो ये ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बिल्कुल ही सतह पे बैठे होंगे, बिल्कुल ही सतह पे बैठे होंगे कि आहा कोई तो आजा मुझे भगा कर ले जा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। तो अब यहां पर आए फोटोन, तो सबसे पहली बात ऐसा समझो आप कि ये आए कुछ फोटोन
और यहां पर यह है इलेक्ट्रॉन का गांव। किसका गांव है? इलेक्ट्रॉन का गांव है। तो इस इलेक्ट्रॉन के गांव से ये फोटोन जो है वह इलेक्ट्रॉन को भगा कर ले जाना चाहते हैं, है ना, भगा कर ले जाना चाहते, शादी करना चाहते हैं ये फोटोन इन इलेक्ट्रॉन से। तो अब सबसे पहली बात तो ये फोटोन आकर गिरेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि जब फोटोन आकर गिरेंगे तो फोटोन जो है उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ में भागना चाहता है तो जो फोटोन आएगा तो उससे पहले औकात की बातें करी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या कि अगर कोई फोटोन कहीं से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा या नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा कि यहां पर फोटोन की औकात कितनी है और इलेक्ट्रॉन का क्या कार्यक्रम है ना। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मान के चलो फोटोन आकर टकराए ना, अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का गांव है, ये इलेक्ट्रॉन का गांव है। मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन का गांव जो है वो इलेक्ट्रॉन के गांव में हर किसी के पास, हर घर में एक 4 पहिया गाड़ी है, कम से कम ऑल्टो तो है ही सबके पास, ऑल्टो तो है ही सबके पास, और अधिकतर लोगों के पास BMW, मर्सिडीज, लिम्बार्गिनी, है ना, और इसी प्रकार की बहुत रोल्स रॉयल्स, और कोई सी गाड़ी का नाम पता हो तुम्हें तो वो भी बता दो, लिख देंगे, लिखने में क्या जाता है। तो ऐसी एकदम अमीरों वाला गांव था, ठीक है। मतलब इतना अमीरों वाला गांव था कि इनके गांव में जो दूध वाला भी आता है, वो दूध वाला दूध देने के लिए भी अपनी BMW से आता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ कार्यक्रम चल रहा था इनके गांव में। एक बार दूध, अच्छा, BMW की बाइक भी आती है और कार भी आती है ना। तो BMW की बाइक जो होती है वो भयंकर महंगी आती है। BMW की बाइक शुरू होती है 10-11 लाख से, उसके ऊपर से शुरू होती है। तो BMW की बाइक से दूध वाले भैया दूध देने आते, इतना अमीरों वाला गांव था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये फोटोन आए, तो अब ये फोटोन अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को भगा कर ले जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये साइकिल पर बैठकर आ गए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आ गए ऑटो करके कि चलो भैया हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के गांव। तो इस कंडीशन में काम नहीं चलेगा, इस कंडीशन में रिश्ता मंजूर नहीं होगा। यहां पर फोटोन आकर गिरेगा तो सही, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन उसके जाल में नहीं फंस पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन से भाव नहीं देगा, वो आकर गिर जाएगा और बस गिर जाएगा। भले ही इसके चरणों में गिर जाए लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आ पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो यहां पर ये भी अमीरों वाली बातें कर रहे हैं, है ना, ये सब के सब अगर मान के चलो रिश्ता देखने आया एक फोटोन, और एक फोटोन के परिवार की गाड़ी, उसके पीछे 4 स्कॉर्पियो चल रही है, उसके आगे 2-3 फॉर्च्यूनर चल रही है, उसके बीच में उसकी BMW चल रही है, और ऐसे करके एकदम इलेक्ट्रॉन के गांव में घुस गए। पूरे इलेक्ट्रॉन के गांव में खलबली मच गई कि अरे भाई साहब ये हुई ना मजेदार बात। तो अब क्या होगा, अब हर एक फोटोन चाहेगा, ये मतलब जितने फोटोन आएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि आहा हमें एक फोटोन मिल जाए, अब हमें भी एक फोटोन चाहिए, तो कहानी का शीर्षक ये है कि जब तक फोटोन, उल्टा भी हो सकता है सब, क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गांव गरीबों वाला गांव है, सब साइकिल से घूम रहे, बैलगाड़ी से घूम रहे हैं सर, है ना, बैलगाड़ी से घूम रहे हैं सर, अभी वहां ऊंट गाड़ियां चल रही है सर, उसके अलावा कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉन के गांव में। लेकिन अगर मान के चल ये स्कूटर से भी आ गया, एक्टिवा से भी आ गया, और भाई साहब, है ना, या मान के चलो ऑल्टो 800 से भी आ गया, नैनो गाड़ी से आ गए रिश्ता लेके, तो पूरे गांव के बच्चे दौड़ पड़े इनके पीछे, और भाई साहब 4 पहिया गाड़ी अपने आप चल रही है, ऐसे करके चला रहे थे भैया, तो अरे भैया नहीं जिया जी बोल, जिया जी, हाँ जिया जी, ऐसे कर करके चला रहे थे। तो ये पूरे के पूरे सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है वो भागने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर इनकी ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की दहली ऊर्जा से, है ना। इसे हम बोलेंगे कार्यफलन। क्या बोलेंगे? कार्यफलन। क्या कि यहां पर ये जो कार्यफलन होगा कि हर एक गांव का, मतलब हर एक धातु का एक कार्यफलन होता है। यदि उस कार्यफलन से ज्यादा, कार्यफलन भी क्या ऊर्जा है, उसकी खुद की ऊर्जा है, तो अगर
उससे ज्यादा ऊर्जा का कोई फोटोन आकर यहां पर गिरता है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट। अगली बात ये जो फोटोन आता है वो यहां पर है ना, अब उसको नहीं पता, वो फोटोन तो भाई उसको, फोटोन को तो उसके घर वाले लिया है, चल तेरा रिश्ता देखकर आते हैं, तो यहां पर उसे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का गांव अमीर है या गरीब है, लेकिन उसके मन में तो लड्डू फूटा, तो वो मन में एक ही गाना गाते हुए आता है इलेक्ट्रॉन के लिए कि आज से तेरे टेलीफोन का नंबर, तेरा बिजली का बिल, और देखो वो कौन सा है यार, वो एक गाना है ना अक्षय कुमार वाला, मैं हर बार भूल जाता हूं। तो यहां पर मतलब आज से जो सब कुछ था, आज से जो सब कुछ तेरा था वो मेरा हो गया, और आज से मेरा जो था वो सब कुछ तेरा हो गया। ठीक है, तो वो बिल्कुल पूर्ण समर्पण की भावना से आता है। क्या? हाँ, तेरा पिन कोड का नंबर, बिल्कुल सही बात। तो यह पूर्ण संपूर्ण भावना से आता है। तो यह फोटोन जैसे ही आके टकराता है तो फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है इलेक्ट्रॉन को, पूरी ऊर्जा दे देता है इलेक्ट्रॉन को, पूरी ऊर्जा दे देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो सब दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि यहां पर जो पूरा फोटोन है, जो जितने फोटोन है, वो पूरे के पूरे फोटोन जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फोटोन सोचेगा कि यहां तो इनको इतनी ऊर्जा की जरूरत भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी ही ऊर्जा देते हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। पूर्ण समर्पण की भावना लेकर आता है फोटोन की अगर मैं टकराऊंगा इलेक्ट्रॉन से तो मैं बाहर निकाल पाऊं उसे, ना निकाल पाऊं वो बात तो अलग है, लेकिन मेरा समर्पण पूर्ण होना चाहिए, है ना। ये वही वाली बात है कि हम नीट निकाल पाए या ना निकाल पाए वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो यहां पर ये जो फोटोन है, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए या ना निकाल पाए वो तो अलग ही बात है, लेकिन कोशिश ना करिए तो गलत बात है। तो यहां पर यह पूर्ण रूप से क्या करेगा सर? पूर्ण रूप से आकर समर्पण तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अगली बात कि यहां पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर सर ऐसा हो, मान के चलो सर ऐसा समझो कि यार यहां पर फोटोन है ना सर, ज्यादा ऊर्जा वाला भी आ गया, है ना। अब यहां पर ये सारी बातें आइंस्टीन से पूछी गई कि यार अगर मान के चल यहां पर जो फोटोन था वो तो ज्यादा ऊर्जा वाला तो आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये देखो ये दोनों तीनों चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूं इनमें मैक्सिमम थ्योरी ही है। तो अगर किसी को लग रहा है कि यहां पर फिजिक्स का मूल बदल गया, ये सर तो बातें ही कर रहे हैं 2-3 दिन से, तो इनमें बातें ही समझना है। अर्धचालक जो चैप्टर है उसमें भी बातें ही समझना है, मैक्सिमम थ्योरी ही है। न्यूमेरिकल के लिए केवल एक ही लाइन की इक्वेशन है, लेकिन उस तक पहुंचने को, उसको समझने के लिए सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अब ऐसा हो सकता है कि किसी को लगे कि सर मान के चलो ये जो फोटोन है, फोटोन आया था BMW से, यहां इलेक्ट्रॉन के गांव सर सबसे अमीर आदमी जो है उसके पास स्प्लेंडर प्लस है, स्प्लेंडर भी नहीं सर, स्प्लेंडर प्लस है। और सर उससे पहले एक अमीर आदमी हुआ करता था जिसके पास राजदूत थी, इससे अमीर पूरे गांव में कोई भी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर अब किसी के मन में यह ख्याल आ सकता है, मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मन में ख्याल नहीं, मैं तुम्हारे मन की बात कर रहा हूं, कि किसी के मन में यह ख्याल आ सकता है कि सर यहां पर फोटोन आया तो यहां पर इसने सोचा कि एक काम करते हैं यार, ये इलेक्ट्रॉन के गांव में तो गरीबी ही है और लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शादी भी करना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लाए तो BMW है और पीछे एक स्कॉर्पियो भी चल रही है, हम एक साथ 2-3 शादी करके निकल जाते हैं। नहीं, ये गलत बात सोच ली तुमने। चाहे जो हो जाए, अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है, एक फोटोन सदैव एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर मान के चल फोटोन भयंकर अमीर आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फोटोन आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन से वो रिश्ता करेगा, उसको अपनी पूरी ऊर्जा देगा, है ना। और आज से जो फोटोन का था वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन का हो गया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन,
इसी प्रकार से उल्टा भी नहीं हो सकता, उल्टा भी नहीं हो सकता। क्या कि इलेक्ट्रॉन सोचे, इलेक्ट्रॉन के मन में लड्डू फूटा, बोले कोई बात नहीं, इतना बड़ा घर है, उनका महल है, महल 2-3 लोग मिलकर रह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन भी उल्टा नहीं कर सकता कि हम 2-3 लोग मिलकर एक फोटोन के साथ निकल जाए, नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही, एक इलेक्ट्रॉन जगह एक फोटोन के साथ ही जगह, या एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकता है। अच्छा, इसके अलावा सर अगर मान के चलो बहुत सारे फोटोन आ रहे, उन सबकी ऊर्जा ज्यादा है, इन यहां से यहां पर इनके पास जितनी ऊर्जा चाहिए इन्हें, या इनका जो कार्यफलन है उससे ज्यादा ऊर्जा है, तो उस कंडीशन में अगर मान के चलो इसमें से 10 करोड़ फोटोन आए, तो क्या यहां से 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? फिर से गलत बात, हजारों फोटोन आते हैं, है ना, 1000 फोटोन, या उसके अप्रोक्सीमेट संख्या बोल रहा हूं, तो 1000 फोटोन में से कोई एक फोटोन, मतलब हजारों फोटोन में से कोई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर पाता है, बाकी तो सब भगवान भरोसे ना। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि ना भले ही अमीर भी हो, लेकिन हो सकता है कि यहां पर आए और उसे इलेक्ट्रॉन ना मिले, उसे इलेक्ट्रॉन ना मिले। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितने हजारों में से एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर है मामला? अच्छा, अगली बात सर, अब मान के चलो सर, लास्ट बात बोल रहा हूं ना, लास्ट बात बोल रहा हूं कि अगर मान के चलो सर सब कुछ अच्छा हुआ इस जिंदगी में, सब कुछ अच्छा हो गया, सारी कंडीशन आपकी मान ली कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, फोटोन की ऊर्जा ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की दहली, यहां पर दहली ऊर्जा से या कार्यफलन से, मतलब कि इसकी आवृत्ति ज्यादा है, यहां पर ऊर्जा कैसे निकालोगे, ऊर्जा h इंटू आवृत्ति, तो इसकी आवृत्ति ज्यादा है, इसकी दहली आवृत्ति से ज्यादा है। वो समझा नहीं पाए थे कि न्यूनतम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए। ये समझ पा रहे हो तुम सारी बातें कि जो पुराने वाले हर्ट्ज और लिनार्ड भैया नहीं समझा पाए, तो वो सब आइंस्टीन कैसे कैसे समझा पा रहा है? क्या कि वो ये नहीं बता पाए थे कि यार यहां पे से कितनी, उन्हें बोला कि यार एक काम करो ऊर्जा बढ़ा लो, तो उन्हें बोला कि नहीं, फोटोन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, फोटोन की तीव्रता नहीं, फोटोन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, तब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो वो जो दहली आवृत्ति वाली चर्चा थी कि न्यूनतम कुछ ऊर्जा दे रहे थे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। क्यों? कि फोटोन गरीब था, तब फोटोन गरीब था, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पा रहे थे। और अगर सर मान के चलो सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो गया, सर बस हमारा काम अच्छा हो जाए, तो यहां से ये फोटोन आया, ये फोटोन जो इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन ये इस एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे भी दी और ये बाहर भी निकल गया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, लास्ट इक्वेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज आइंस्टीन की इक्वेशन। उसने बोला कि जो ऊर्जा फोटोन लेकर ऊर्जा आएगा, देखो उसमें से कुछ ऊर्जा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को टैक्स भरने में लग जाएगी। अरे क्या होगा? कुछ ऊर्जा तो टैक्स भरने में लग जाएगी। टैक्स भरने में लग जाएगी मतलब क्या होगा? देखो क्या होगा कि यहां पर इसे कुछ न्यूनतम ऊर्जा तो यहां पर इसको देनी पड़ेगी ना बाहर लाने के लिए, तो वो था उसका कार्यफलन। वो क्या था उसका? कार्यफलन, या हमने उसे चिन्हित किया था फाई से। अच्छा, इसके बाद में ये फाई कार्यफलन था, इतना न्यूनतम, हमने इससे ऊपर ऊर्जा होनी चाहिए हमारे फोटोन की दी, तो उसके बाद में कुछ कार्यफलन रख लेगा ये, और जो बची हुई ऊर्जा होगी उस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इसलिए हम उससे बोलेंगे उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी वो। मतलब कुल मिला के ये लिख सकते हैं हम कि फोटोन की ऊर्जा जो होगी, फोटोन की ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा बराबर होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्लस कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने में चाहिए।
क्लियर है मामला? अच्छा, अब इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट सी बात बची हुई है, सर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा हुआ है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा हुआ है? देखो क्या हो सकता है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान के चल तुमने सोचा कि संडे के दिन शाम को 6 बजे मिलने का प्रोग्राम बनाया जाए, तुमने करी सेटिंग, तुमने सोचा संडे के दिन शाम को 6 बजे मैं घर पर सबको बोल दूंगा कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना है या एक कॉपी दे के आना है अपने दोस्त को, एग्जाम आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो बस इसी बहाने से तुम निकल गए कॉपी लेकर। तो अब वो कॉपी लेकर क्या 110% गारंटी कि तुम अपने घर से 6 बजे निकल जाओगे? क्या 110% गारंटी है ना? चलो आजकल तो मामला अलग हो गया है ना, आजकल तो मामला अलग हो गया, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते कि यार अब नॉट पॉसिबल टुडे, है ना। पहले के जमाने में तो लैंडलाइन हुआ करता था, तो कोड वर्डिंग चलती थी, 2 रिंग, 1 रिंग, 3 रिंग ना, कि 1 रिंग दे दी मतलब कि मामला क्लियर है, 2 रिंग मतलब मामला गड़बड़ है, क्योंकि मैसेज तो करते हैं, तब मोबाइल थोड़ा ना हुआ करते थे। तो अब क्या 110% गारंटी के तुम निकल जाओगे? नहीं सर, नहीं सर। हो सकता है कि संडे के दिन, है ना, हमने सुबह सुबह घर में कुछ कारनामे किए हो जिसकी वजह से पूरे घर वालों की नजर अब हम पर ही है कि अगर अब तुम, है ना, मान के चलो कि संडे था, तुम्हें घर वालों ने थोड़ा सा काम बोल दिया, तुमने चिल्ला कर बोल दिया कि मेरे से काम मत करवाओ, मुझे पढ़ाई करने दो, पढ़ाई करने दो, पढ़ाई करने दो। अब उसके बाद में पूरे घर वालों की नजर तुम पर रहेगी, पूरे दिन रात तक, जब तक सो नहीं जाते, हम आज देखते हैं तू कितनी पढ़ाई करता है। उस कंडीशन में अगर तुमने सोचा भी उठने का, तो फिर गए मामला, है ना, तब तो ना हो पाए। लेकिन अगर मान के चलो उल्टी सिचुएशन हो, क्या कि तुमने पूरे आज अलग ही मामला सेट कर रखा था, है ना, और संडे था, संडे के दिन तुम्हें ऑलरेडी पता था कि मम्मी पापा का प्लान था मार्केट से सामान लेकर आने का, तो वो 4-5 बजे चले गए। अब घर में बचा है एक छोटा भाई, उसको तो हम ऐसे ही समझा देंगे, हम बोल देंगे आधे घंटे में आ रहे भाई, तू बैठ घर में, है ना। तो हमने कर ली सेटिंग, हम ऑलरेडी हम इंतजार ही कर रहे थे सर 6 बजने का, जैसे ही 6 बजी हम तो गेट पर ही खड़े थे, हम तो बाहर निकल गए। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन ऐसी क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है न्यूट्रल वाली, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि मैं गेट पे खड़ा हूं और ऐसा भी नहीं कि मैं जा भी नहीं सकता हूं, मैं जा भी नहीं सकता हूं। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि 6 बजे सर, है ना, हमको पता है कि मम्मी अभी कुछ काम वाम बोल ही देंगी थोड़ी देर में, तो मम्मी का काम करने तो जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा मम्मी को बोल देंगे हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, है ना। या कभी कभार निंजा टेक्निक कि घर के बाहर आओ, सामान देकर तुरंत ही घर से वापस बाहर चले जाओ, कि आपका काम कर दे, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूं, और निकल लिए तुम, है ना। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो ये वाली कंडीशन भी इलेक्ट्रॉन के साथ है। क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सतह पर ही बैठे होंगे कि काश एक कोई फोटोन आ जाए और मुझे ले जाए, मैं तंग हूं, मैं यहां पर इस गांव में मुझे नहीं रहना। तो वो क्या होगा, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो क्या होगा, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि अंदर कहीं दबे हो, अंदर कहीं दबे हो, है ना, मतलब कि अंदर वाले कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो और इंतजार कर रहे हैं कि मुझे अगर बाहर तक जाना है तो ये किचन से भी निकलना पड़ेगा, बाहर हॉल भी आएगा, फिर दरवाजा भी खोलूंगा, अगर मैं चोरी छिपे निकल भी गया तो गेट की आवाज आ जाएगी, वेरी वेरी बैड, नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन फोटोन ले भी लेंगे तो वो हो सकता है कि निकलते 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 सतह तक पहुंचे और मामला खत्म हो जाए, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाए। तो वहां पर वो किस ऊर्जा से बाहर निकले, वो 0 ऊर्जा से निकले, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कुछ ऐसे हो सकते हैं यहां से जो मैक्सिमम ऊर्जा से तो नहीं निकले, करेक्ट 6 बजे तो नहीं निकले, लेकिन 6, 6:15 बजे तक कुछ ना कुछ काम का बहाना कर कुरा के जैसे तैसे बाहर आ गए। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी
वह मैक्सिमम पॉसिबल गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम पॉसिबल गतिज ऊर्जा किससे निकलेगी? इस इक्वेशन से निकलेगी। और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकती है, जीरो के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर है मामला, है ना? क्या हो सकता है? जीरो और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर है कहानी? क्या ये बात समझ में आ रही? अरे बोलो। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट सी इक्वेशंस थी। इस इक्वेशन को भी हमें और भी बातें समझनी है, और भी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बस ये सारी कहानी खत्म हो चुकी है। उससे पहले बस वो एक बार ग्राफ और समझ लें हम, तो हमें आइंस्टीन का पूरा प्रभाव जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर एक बार हम ये सारी बातें पढ़ लेते हैं। हमें सबसे पहला पॉइंट था कि इसके अनुसार धात्विक प्लेट की सतह प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में अवशोषित करती है। बिल्कुल सही बात। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक फोटोन एक समय पर एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराकर संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। क्या यह पहला वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया? क्या पहला वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट, यदि यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त है, कौन सी ऊर्जा? फोटोन की ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन उसी क्षण सतह से बाहर आ जाता है। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ताक्षणिक प्रक्रम है ना? ये वो नहीं बता पाते कि एकदम से टकराते से ही कैसे बाहर आ गया, तो उसने आइंस्टीन समझा पाया कि देखो फोटोन है ऊर्जा का बंडल, जैसे ही वो जाएगा वो तुरंत ऊर्जा देगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? चलो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। हाँ, यदि दिए गए स्रोत की तीव्रता बढ़ाई जाए। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको इस स्रोत की तीव्रता और स्रोत की आवृत्ति दो चीजें अलग अलग मैं एक और बार समझा देता हूं आपको, फिर उसका हमने कार्यफलन वगैरह लिखा हुआ है और फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट बात, अब जो फोटोन आ रहा था, इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली है ना, तो अब दो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। क्या कि सर फोटोन की तीव्रता मतलब क्या होता है? तीव्रता मतलब होता है सर इंटेंसिटी। तीव्रता मतलब होता है इंटेंसिटी। ठीक है, और दूसरा वर्ड था आवृत्ति। दूसरा वर्ड होता है आवृत्ति। ठीक है, ये जो मैं समझा रहा हूं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ये बहुत रिफाइंड तरीका और बहुत बेस्ट तरीका इस चीज को समझने का, जिससे आपके न्यूमेरिकल भी सारे बहुत अच्छे से बनेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी कभी गलत नहीं करोगे। क्लियर है? तो तीव्रता मतलब क्या होता है? देखो तीव्रता का अगर हम फॉर्मूला देखें, सर तीव्रता में है hc लैम्डा a और यह है n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड फोटोन की संख्या। तो एक्चुअल में जो तीव्रता है, तीव्रता निर्भर करता है संख्या पर। तीव्रता निर्भर करता है संख्या पर। मतलब कि अगर मान के चलो कि तुमने लाइट की तीव्रता बढ़ाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, है ना, क्योंकि इस पे ऐसे घुमाओ न्यूमेरिकल ऐसे घुमाओ थ्योरेटिकल सवाल, जैसे बोलते हैं ना, ये दुगना कर दिया, ये तुगना कर दिया, तो बता अब ये क्या होगा, ऐसे सवाल बनेंगे। और ग्राफ घुमाकर पूछेगा है 2-3 बार, हो सकता नहीं 2024 में भी आए। तो क्या बोल रहा हूं? तीव्रता एक संख्या होती है। तीव्रता मतलब क्या होती है? संख्या। देखो ये दो बातें क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये वही दो बातें हैं जो लेनार्ड और हर्ट्ज नहीं समझा पाए थे। लेनार्ड और हर्ट्ज नहीं समझा पाए थे कि तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा क्यों बढ़ रही है और आवृत्ति बढ़ाने पे निरोधी विभव क्यों बढ़ रहा है। यही बात मैं तुम्हें अब समझा रहा हूं आइंस्टीन की जुबानी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये तीव्रता जो है वो संख्या पर निर्भर करती है। और संख्या किसकी संख्या? सर संख्या है यहां पर फोटोन की संख्या। अगर मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूं, अगर मैंने तीव्रता बढ़ाई तो मैं फोटोन की संख्या बढ़ा रहा हूं। एक्चुअल में फोटोन की संख्या बढ़ा रहा हूं। तो अगर मान के चल ज्यादा फोटोन आएंगे तो इसका मतलब फोटोन अमीर हो गया या ज्यादा शादियां हो जाएंगी।
ये बता भाई, है ना, जल्दी से ये बताओ दो कंडीशन। पहली कंडीशन मान के चलो कि यहाँ पे 1000 फोटोन आ रहे थे, तो यहाँ पे 10 करोड़ फोटोन आ रहे थे, तो उसमें से कुछ 1000 इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहे थे। अब 100 करोड़ फोटोन आएंगे, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर जाएंगे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी या उनकी संख्या बढ़ेगी, ये बताओ, है ना। क्या अगर मैंने फोटोन की तीव्रता बढ़ाई तो फोटोन को अमीर बनाया? नहीं सर, अमीर ही नहीं आई सर, यहां पर ज्यादा फोटोन आ रहे हैं। अब तो ज्यादा फोटोन आएंगे तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। यहां पर फोटोन अमीर नहीं बना, है ना। अगर मान के चल पहले 10 फोटोन आ रहे थे BMW लेकर, अब अगर मैंने बोला कि और ज्यादा चले जाओ भैया, वहां पर तो बहुत सारे रिश्ते हो रहे हैं उस गांव में, तो अब 10 की जगह 100 BMW आ गई है, लेकिन BMW ही आई है, इससे ज्यादा अमीरी नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी तो यहां पे संख्या बढ़ी है, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या? अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या बढ़ेगा बताओ भाई? किसी तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या बढ़ेगा? कहीं पर प्रवाहित आवेश बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा? बिल्कुल ही सही बात, वहां पे करंट बढ़ जाएगा। वहां पर क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा, धारा बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। और कौन सा करंट है? फोटो करंट है, फोटो करंट होगा। मतलब कि ये वाली बात समझ में आ गई सर हमें कि अगर मान के चलो हमारे पास हमने तीव्रता बढ़ाई, तो तीव्रता बढ़ाना इसका कतई मतलब नहीं होता कि अमीरी बढ़ाना। तीव्रता मतलब ज्यादा लोग आ जाना, तो ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा फोटोन आएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कि ज्यादा करंट प्रवाहित होगा। तो इसीलिए यहां पर जो ग्राफ बने थे वो ग्राफ आइंस्टीन समझा पाया कि देखो क्या हो रहा है यहां पर, कि यहां पर आप अलग अलग, आप अमीर और अमीर नहीं बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली बस यहां पर उनकी संख्या बढ़ा रहे। तो तीव्रता बढ़ रही है तो संख्या बढ़ रही है, मतलब कि यहां पर उन सब इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उनको रोकने के लिए तो वही आवृत्ति चाहिए, उनका निरोधी तो सेम रहेगा, लेकिन उनमें संख्या बढ़ी है, तीव्रता बढ़ी तो संख्या बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी मतलब धारा बढ़ी है। तो यहां पर क्या होगा सर? ये धारा ज्यादा आ गई, तो हमें I1, I2 और I3 में अगर याद हो तो फिर हमने बोला था कि सर I1 की वैल्यू ज्यादा होगी I2 से और ये ज्यादा होगी I3 से। क्या अब हम समझा पाए? बिल्कुल हम समझा पाए। कौन समझा पाया? आइंस्टीन समझा पाया। इसी प्रकार से आइंस्टीन ने बोला कि देखो आवृत्ति, तो ऊर्जा जो होती है वो होती है H इंटू आवृत्ति। मतलब ये जो H है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, H निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो अगर H निर्भर कर रहा है आवृत्ति पर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो मैंने कभी फोटोन की आवृत्ति बढ़ा दी, तो क्या बढ़ाया? फोटोन ज्यादा आ रहे हैं या अमीर आ रहे हैं? अब बताओ भाई, फोटोन ज्यादा आ रहे हैं या अमीर आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं या अमीर आ रहे हैं? सर अगर अब आपने आवृत्ति बढ़ाई तो अब आप बोलोगे कि वहां पर फोटोन अब और अमीर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सर आवृत्ति बढ़ी है तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ी है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो यहां पर सर अब अमीरी बढ़ चुकी है सर। तो अब अगर अमीरी बढ़ चुकी है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे या अमीर इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वहां से? सर अगर अमीर फोटोन आएगा वो ज्यादा पैसा देगा, तो सर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की शादी होगी। तो सर ऐसा मतलब नहीं है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब यह है कि अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो ज्यादा ऊर्जा लेकर आ रहा है या वो इलेक्ट्रॉन भी अब अमीर बन रहा है। मतलब क्या होगा कि फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी और फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी।
फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे इसे रोकना है, निरोधी क्या था, निरोधी मतलब क्या होता था, निरोधी मतलब कि सर जो सबसे निरोधी मतलब यह होगा कि सर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन सबको रोक दूं। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको रोक दूं तो बाकी सब भी रुक जाएंगे? जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन चल रहा है अगर मैं उसे रोक दूं तो क्या बाकी सब भी रुक जाएंगे? बोल। हाँ सर, अगर वहां से अगर मान के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो सबसे जो गेट पे खड़ा हुआ था ना, जो गेट पे खड़ा हुआ था, मान के चलो कि है ना, आज तुम्हारा भी प्लान है और तुम्हारे भाई ने भी सोचा था कि हम भी क्रिकेट खेलने जाएंगे, है ना। वो तो बेचारा भोला लड़का, तुम बदमाश आदमी। अब तुम गेट पे खड़े हुए थे, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें डांट कर अंदर बिठा दिया, मतलब उसकी तो उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, मतलब उसकी उम्मीदों पे तो पानी फिर चुका। अब तो वो बाहर आएगा, वो बाहर आ भी जाएगा तो भी उसे अंदर ही जाना पड़ेगा वापस, तो भी वो क्रिकेट खेलने नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने सबसे तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, मतलब कि फोटोन की ऊर्जा बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ा दी, मतलब इससे निरोधी विभव बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव होता है कि वह विभव जो इलेक्ट्रॉन को रोक दे। और कौन से इलेक्ट्रॉन को रोक दे? सबसे तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दे, सबसे तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दे। ठीक है, तो फिर अगर सबसे तेज चलता हुआ इलेक्ट्रॉन रुक गया तो बाकी सब तो रुक ही जाएंगे। तो यही वाली बात यहां पर आइंस्टीन ने समझाई कि एक्चुअल में लाइट की तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव नहीं बढ़ेगा, और ऊर्जा बढ़ाने से, है ना, सॉरी, लाइट फोटोन की तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त धारा नहीं बढ़ेगी, और लाइट की तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। तीव्रता मतलब संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब धारा संख्या होती है। आवृत्ति विभव मतलब होता है ऊर्जा, और आवृत्ति मतलब भी होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा से लिंक्ड है, संख्या से लिंक्ड है, बस इतना ध्यान रखना। क्या? ऊर्जा से लिंक्ड है, संख्या से लिंक्ड है, ऊर्जा से लिंक्ड है। बस इतनी सी बात है, कहानी खत्म, पैसा हजम। मतलब क्या होगा सर, यहां पर अगर आप पहले वाला देखते हो, आप दूसरे वाला देखते हो, आप तीसरे वाला देखते हो, तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या है? इन तीनों ही कंडीशन में संतृप्त धारा सरजी समान आई है, संतृप्त धारा समान आई है। यहां पर निरोधी विभव होगा V1, V2, V3, और यहां पे आवृत्ति जो होगी, फोटोन की आवृत्ति म्यू से भी लिख सकते हैं, F से भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे F3 बड़ी होगी सर F2 से, और बड़ी होगी F1 से। क्या ये दिमाग में, हर एक बच्चे के दिमाग में, जैसा मेरे दिमाग में सेट है, क्या आपके दिमाग में भी सेट हो चुका है? क्या ऐसा का ऐसा जैसा मैंने बोला वो सभी के दिमाग में सेट हो गया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात थी आज की क्लास में से, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत सारी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि तीव्रता बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। तीव्रता संख्या, धारा संख्या होती है, आवृत्ति ऊर्जा होती है, निरोधी विभव भी ऊर्जा होता है। देखो विभव क्या है यार, विभव को क्या लिख सकते हैं? निरोधी विभव को लिखेंगे सर, ये हो जाएगा, अगर मैं निरोधी विभव को लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर? अगर मान के चलो मेरे पास मुझे सबसे तेज, ध्यान सुना इस बात को, सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है? तो सर सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी जो होती है वो होती है E/Vs, है ना। Vs मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव। देख क्या लिखा हुआ है, निरोधी विभव को मैं अगर आवेश से गुणा कर दूं तो ऊर्जा आ जाएगी, और ये ऊर्जा किसकी आई है? ये ऊर्जा किसकी आई है? जो सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी, उसको रोकने के लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ही है। और उसकी खुद की ऊर्जा कितनी है सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसे रोक दूं तो मैं दुनिया में सबको रोक दूंगा।
क्या ये इक्वेशन समझ में है जो नीचे लिखी हुई है? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन इंटू वीएस जो होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पर आवेश इंटू निरोधी विभव और ऊर्जा में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है सर? आवेश इंटू क्यू इंटू वी ऊर्जा होती है बस। तो यहां पे वही लिखा हुआ है ई इंटू वी ऊर्जा लिखी हुई है बस। क्लियर है मामला? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो लगा दो जरूर से कमेंट्स में आग। और ये अब ग्राफ भी अब हमें समझ में आया कि क्यों हुआ है सर जी ऐसा क्यों हो पाया है। ठीक है, चलिए तो ये वही वाली बात लिखी, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, है ना। और ये वाली इक्वेशंस भी वही लिखी हुई है। इस पर हो सकता है आज होमवर्क में कुछ थोड़े बहुत सवाल आपको मिल जाए, वो करने की आवश्यकता नहीं, मिल जा तो कर देना, बाकी हम कल की क्लास में, कल की पूरी क्लास में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। और एक और लास्ट बात बता देता हूं, कार्यफलन जो मैं एक बार बोल रहा था इतनी बार, जो उसकी परिभाषा क्या है? कार्यफलन मतलब क्या? फाई से चिन्हित करते हैं, यह ध्यान रखना। बोलते हैं कार्य फलन बलन, यह है ऊर्जा ही। क्या है? ऊर्जा। कि वह न्यूनतम ऊर्जा, यह वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करने के लिए आवश्यक होगी, उसे धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा बोलेंगे। मतलब कि वो जो ऊर्जा ना, ये वो ऊर्जा है जो बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए चाहिए, है ना। वही ना औकात वाली बात बताई थी मैंने कि मिनिमम इतना ही होनी चाहिए फोटोन की, तो ही वो बाहर आएगा ना। आप आसान तरीके से कार्यफलन को ऐसा समझ सकते हो, तुम गेट पे खड़े हो, बस एक इशारे का इंतजार है सर, एक मैसेज का इंतजार है सर, एक इशारे का इंतजार है बस। फिर तो हम गेट खोल लेंगे, गेट लगाएंगे और मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में करके निकल जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या है ये देहली ऊर्जा या कार्यफलन, कि वह न्यूनतम ऊर्जा ना। मान के चलो आज जैसे क्रिकेट खेलने का प्लान था शाम को 4 बजे का, तुम बैट लेकर खड़े हुए हो, है ना। अभी तुम इंतजार कर रहे हो कि ग्राउंड में ये कोई भी नहीं आया। जैसे ही 2 दोस्त आए, उन्होंने बोला चले, चलो, तुरंत निकल गए। ठीक है, तो ये वही वाली बात होगी। अच्छा, अब कार्यफलन जो होता है वह जो धातु होती है उसका गुण होता है, जो धातु होती है उसका गुण होता है। तो यहां पर जैसे पोटेशियम का 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबका यहां पर लिखा हुआ है, सोने का, निकल का, कार्बन का, सिलिकॉन का, तांबे का। ये याद नहीं रखना, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि सीजियम का न्यूनतम कार्यफलन होता है, सीजियम का न्यूनतम कार्यफलन होता है। सबसे गरीब गांव जो है वो सीजियम का गांव है। इसके गांव में कोई भी आ जाए, मतलब थोड़ी सी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर भी अगर कोई आ गया तो बोले चलो चले मितवा, है ना। तो ये सीजियम जो है वो बहुत ही उतारू है, लेकिन सबसे खतरनाक, मतलब इसके अलावा इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अभी हमारे पास ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्चुअल में ना, तो उसके हिसाब से प्लेटिनम जो है वो सबसे खतरनाक है। प्लेटिनम, गोल्ड, निकल, ये हमें पता है सर, है ना। ये कैसे होते हैं? ये इनर्ट मेटल्स होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, है ना। तो यहां पर ये प्लेटिनम जो होता है ना, वो प्लेटिनम का कार्यफलन ज्यादा होता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। क्लियर है मामला? हाँ, ये टेबल बना लो या 2-3 एग्जाम्पल वगैरह चाहो तो इसमें से लिख लो। देखो, एक सीजियम लिख लेना, एक सोडियम लिख लेना, बहुत बार आएगा आपको, ना। पोटेशियम बहुत बार आएगा, क्वेश्चंस में दिखाई देगा। बाकी प्लेटिनम, लेटिनम, ये 2-3 ही इसमें दिखाई देंगे, मतलब ब्रैकेट में क्वेश्चन में वैल्यू लिखकर देगा वो। क्लियर है मामला? चलिए, तो आज की कहानी इतनी रखते। कल की क्लास में मैं आपको ये थोड़ी बहुत ग्राफ की बातें भी हमारी बची हुई है, ये इक्वेशन इसमें न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा कल क्लास में। 10 मिनट में ये इक्वेशन की और बातें हो जाएंगी और फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? तो कल की क्लास में केवल और केवल न्यूमेरिकल होने वाले हैं, कल की क्लास में केवल और केवल सवाल होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में परसों की क्लास जो होगी, मतलब शुक्रवार की जो क्लास होगी, उसमें हम नया चैप्टर पढ़ लेंगे, परमाणु। अच्छा, एक और लास्ट बात, कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? तो मेरा सभी से, स्पेशली सभी पेड क्लास वाले बच्चों से विनम्र अनुरोध है कि नया साल आए उससे पहले टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर ही लो। क्यों? क्योंकि अभी उस पर मैं और नया मटेरियल वगैरह डालना शुरू कर दूंगा, तो हर एक चीज ऐप में बार बार डलवाने से बेहतर है कि टेलीग्राम पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को लगता कि नहीं सर वेरी बैड सर, टेलीग्राम वेरी गंदा ऐप सर, आई डोंट लाइक इट, तो बेटा एक काम कर,
फोन में से व्हाट्सएप भी हटा दे, फेसबुक भी हटा दे, इंस्टाग्राम भी हटा दे ना, ये वो सब है। तो टेलीग्राम इज नॉट बैड ऐप है ना, उसमें व्हाट्सएप जैसा ही होता है, उसमें कोई ऐसा बार बार तुम्हें कुछ चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो आप टेलीग्राम पे SP sir _doubtnut सॉरी SP sir फिजिक्स लिखोगे तो ही आ जाएगा। पुराना वाला चैनल जो है वो जो नहीं खुल रहा था वो मैंने डिलीट कर दिया है, तो अब 2 चैनल नहीं आएंगे, अब एक ही चैनल आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास के बाद में, हाँ अच्छा हाँ, कमेंट में जो बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो एक बार लिंक पेस्ट कर दीजिए। और इसके अलावा आपके जो भी दोस्त है ना, उनको भी बोल देना कि भैया ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले समय के लिए। हाँ, लिंक बेटा आप ही के कमेंट में देखो, 1-2 बच्चों ने पेस्ट कर दी है। हाँ, इस संडे टेस्ट है आप लोगों का, इस संडे टेस्ट, तो इस संडे टेस्ट में तरंग प्रकाशिकी पूरा आएगा, किरण प्रकाशिकी भी पूरा आएगा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब मैंने तो दिए तो थे वैसे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था पिछली क्लासेस में, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, है ना। अच्छा, एक और बात बता दूं कि आने वाले सप्ताह में फिर आपके पास बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है, आपके पास 1-2 दिन की छुट्टी आ रही है, उसका उपयोग जरूर करें, है ना। अगर आपका रिविजन वगैरह बचा है या इसके अलावा जो कुछ भी बचा है वो एक बार कृपया करके अच्छे से कर लो। क्यों? क्योंकि ना सैटरडे संडे मंडे, है ना, सैटरडे छुट्टी है नहीं वो हम बता देंगे आपको, लेकिन संडे और मंडे 99% चांसेस है छुट्टी होंगी आपकी, क्योंकि 25 तारीख को क्रिसमस है, ठीक है। तो क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, तो संडे तो आप लोगों का टेस्ट होगा, और अगर टेस्ट जिनका नहीं है ना, अच्छा उड़ान बैच वालों का टेस्ट नहीं है संडे, आरंभ बैच वालों का ना, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी हाँ केजे सर कभी उल्टा बोल देते हैं, या कभी है ना किसी या पार सर से या मुझसे कभी उल्टा हो जाता है बोलने में, कभी बोल देते कि उड़ान का टेस्ट होता है, उड़ान बोलते नहीं आज आपका टेस्ट नहीं है, आरंभ का टेस्ट है। तो मैं क्लियर कर दूं क्या कि इस संडे किनका टेस्ट है, और ये सिलेबस किनके लिए मैंने बताया है, आरंभ बैच वालों के लिए, ठीक है। तो उड़ान का टेस्ट नहीं है, ठीक है मेरी बात सभी को। चलिए, तो 24 और 25 की छुट्टी हो रही है आप लोगों की, तो उसके लिए प्लान कर लेना, है ना, और उसमें जो भी आपका बचा हुआ है वो कंप्लीट जरूर कर लेना, है ना। और एक और अंदर वाली राज की बात बताता हूं, ऐसा फिर अगले सप्ताह भी होगा आपके साथ, है ना, मतलब कि फिर से सैटरडे, फिर से संडे आएगा, और फिर मंडे जो आएगा वो मंडे है 1 जनवरी, है ना। तो 1 जनवरी वैसे 99% चांसेस छुट्टी नहीं होगी, लेकिन अगर ऑफिस बंद हुआ तो उस दिन भी आपके पास मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 आपके पास स्लॉट आ रहे, क्योंकि देखो अब मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो अब आप ऐसा मान के चलो कि 80% सिलेबस खत्म होने में आ गया है, 80% सिलेबस फिजिक्स का खत्म होने में आ गया है, ठीक है। 1-2 चैप्टर और होगा तो 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 80% सिलेबस खत्म हो गया, मतलब कि बचा हुआ 20% सिलेबस है, और उस 20% सिलेबस में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज्यादा सवाल आते हैं। तो 80% अगर आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं सर आप पढ़ाओ, तो अब ये समझो कि अब हमारा कर्तव्य, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, है ना, मैं बिल्कुल भला आदमी, सीधा आदमी, मैं तुम्हें एकदम सच्चाई बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूं, जाऊंगा तो तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि अब हमारा कर्तव्य कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अब हम जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ाने वाली बातें अब धीरे धीरे कम होंगे, हम रिवीजन की तरफ जाएंगे, है ना, वो भी हम करवाएंगे आपको, लेकिन पढ़ाने वाली बात कम हो रही है, मतलब कि सिलेबस अब खत्म सा होते जा रहा है ना। ऐसा नहीं खत्म ही हो गया, टाइम लगेगा अभी और, लेकिन खत्म सा हो रहा है, क्लियर है। तो अब जो बचा हुआ ये बात है किसके लिए, आरंभ बैच वालों के लिए ना। उड़ान बैच का तो अभी बहुत बचा हुआ है, उड़ान बैच में अभी 11th पूरा बचा हुआ है, तो उनके लिए बात अलग से करेंगे हम, लेकिन है ना आरंभ बैच में सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म सा होते जा रहा है। तो आप लोगों के लिए है स्पेशली ये बात कि आप लोग रिवीजन पर अब ज्यादा फोकस करने लग जाए। टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करके रखो, मैं जल्द ही मैं सोच रहा हूं कि उस पर
और भी कुछ पीडीएफ वगैरह और साथ ही साथ रिवीजन प्लानर भी शेयर करना शुरू कर दूंगा। मैं आपको डेली टारगेट टाइप दे दिया करूंगा कि हाँ भाई, है ना। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच रहा हूं उसको 1 जनवरी से शुरू कर देंगे हम, है ना। 1 जनवरी, नया साल, नया जोश, नई उमंग, तो एक नया रिवीजन शुरू कर देंगे उस पर। तो मैं टारगेट टाइप आपको देते रहूंगा कि भैया ये आपको करना है। चलिए ओके, तो आज की क्लास रखते हैं इतनी। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।